नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षांश को जो है इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देखिए, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है ना, ये काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब पर ड्रॉ किया गया है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है ना, वो पृथ्वी का एक मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है, जिसमें मतलब पृथ्वी का के विषय में जो है पूरा एक मैप दिया हुआ रहता है पृथ्वी का, और उसको हम लोग पृथ्वी का स्टडी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी अक्षांश और देशांतर रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है। ये जो कोई रियल रेखा नहीं है जो मतलब कि अर्थ पे ड्रॉ किया गया है। ये काल्पनिक इमेजिनरी रेखा है जो ग्लोब पे ड्रॉ किया गया है, पृथ्वी का स्टडी करने में हेल्प करता है। तो देखिए, अगर पृथ्वी जो है ना एक हमारा स्फेयर की तरह है, ठीक है, तो एक स्फेयर की तरह पृथ्वी है, तो उस पर कोई एड्रेस किसी पॉइंट को हम लोग को जानना होगा तो कैसे जानेंगे? तो उस एड्रेस और पॉइंट को जानने के लिए ना हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा का यूज करते हैं। तो हमको अगर पता होगा ना कि इस पॉइंट का अक्षांश ये है और देशांतर ये है, तो हम ये जान लेंगे कि वो पॉइंट कौन सा है और वो पॉइंट कहाँ पे है पृथ्वी पे। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोग ग्लोब से समझेंगे। देखिए, यही है ग्लोब। इस ग्लोब में क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे देखिए एक रेखा आ रहा है। ग्लोब में देख रहे होंगे एक रेखा जा रहा है नॉर्थ से साउथ पोल पर। नॉर्थ से साउथ पोल पर एक रेखा जा रहा है, नॉर्थ से साउथ पोल पर एक रेखा जा रहा है। ये जो रेखा नॉर्थ से साउथ पोल पर जा रहा है ना, और ये जो सेमी सर्किल बना रहा है ये रेखा पृथ्वी पे, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। और एक रेखा आप देख रहे होंगे कि देखिए एक रेड सा रेखा है, ये पृथ्वी पर देखिए चारों तरफ गोल सा जा रहा है। ये रेखा देख रहे हैं ना, ये रेखा जो, ठीक है, इसके पैरेलल में बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है ये है ग्लोब। ग्लोब कैसा है? स्फेरिकल शेप का, जो भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ये रेखा जो है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटता है। ये स्फीयर है, तो स्फीयर का आधा क्या होगा? हेमिस्फीयर। तो क्या है? ये जो है ना, ये हेमिस्फीयर दो बराबर हेमिस्फीयर में बांटता है। इसी को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। दो हेमिस्फीयर में बांट रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। देखिए एक एक ये हेमिस्फीयर हो गया और एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर हो गया, तो दो हेमिस्फीयर हो गया। तो जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर होता है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देखिए ये जो है ना एक हेमिस्फीयर बना और एक नीचे बना हेमिस्फीयर, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो दो हेमिस्फीयर में बांट दिया। तो ये जो अक्षांश रेखा है, वो जो अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर हेमिस्फीयर में बांटता है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोला है, इसको दो बराबर भाग में बांटा गया, तो गोला का आधा गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब यहाँ पे देखिए फोटो में, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के को बीच से एक रेखा काट रही है, उस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि भूमि को बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अर्थ को बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये जो रेखा है इक्वेटर, इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब अक्षांश क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अक्षांश कितने तरह के होते हैं ये समझ लेते हैं। तो देखिए अक्षांश क्या है? ये है ग्लोब। ठीक है, पानी तो एक मिनट, चलिए यहाँ बना लेते हैं। ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, और ये हमारा है साउथ, ये है हमारा ये हमारा नॉर्थ, और ये है हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट। ठीक है, अब एक रेखा है जो वेस्ट से ईस्ट में
हमारे ग्लोब को, हम इस स्फीयर को काट रहा है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है इसका एक केंद्र होगा, ठीक है, इसके एक अंदर में केंद्र होगा, जैसे ये ग्लोब है, इसके ग्लोब के अंदर में एक केंद्र होगा, ठीक है। उस केंद्र से जो ये सरफेस है, ये जो सतह है, इस सतह पे किसी जगह पे वो केंद्र एक एंगल बनाएगा, किससे? विषुवत रेखा से। उसी एंगल को हम लोग अक्षांश बोलेंगे। जैसे देखिए ये जो स्फीयर है, ये सरफेस है, ठीक है, ब्लू वाला पेन थोड़ा चल नहीं रहा ठीक। तो ये जो है एक पॉइंट बनाएगा, ये होगा हमारा केंद्र, ये है जो स्फीयर का केंद्र है एकदम बीच में। वहाँ से इस अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से एक कोण बनाएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री कोण बना, इस तरह से ये क्या हुआ, ये 2 डिग्री कोण बना, इस तरह से ये क्या हुआ, 3 डिग्री कोण बना, ठीक है। तो ऐसे करते करते 4 डिग्री बनेगा, 5 डिग्री, 6 डिग्री कोण बनेगा। इसी तरह से करते करते यहाँ पे जब आएगा इक्वेटर से, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो हमारा कितना डिग्री बन गया? अक्षांश को हम लोग डिग्री में व्यक्त करते हैं, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरह करते करते 89 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा। अभी क्या है, नॉर्थ हम लोग बोलेंगे, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कितना अक्षांश जो है 1-1 डिग्री करके गैप से बनता है। तो हमारा टोटल कितना 1-1 डिग्री का कोण बन पाएगा? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके 90 डिग्री तक का 90 कोण ऊपर बन पाएगा, ठीक है। यानी 90 अक्षांश रेखा ऊपर बन पाएगा। जैसे ये 1 डिग्री वाला अक्षांश रेखा ये हो गया, 2 डिग्री वाला अक्षांश रेखा ये हो गया, 3 डिग्री वाला अक्षांश रेखा ये हो गया, 4 डिग्री वाला अक्षांश रेखा हो गया, 5 डिग्री, 89 डिग्री वाला, ऐसे करके ये 90 अक्षांश रेखा बना, ठीक है। उसी तरह से नीचे में भी जो है ये 90 डिग्री साउथ होगा, ठीक है। तो इस पर भी जो कोण बनेगा 1 डिग्री साउथ को बनेगा, 2 डिग्री साउथ बनेगा, 3 डिग्री साउथ बनेगा, इस तरह से करते करते 89 डिग्री साउथ बनेगा, फिर 90 डिग्री साउथ बनेगा। यानी इस क्षेत्र में भी कितना है हमारा अक्षांश रेखा कितना बनेगा? 90 बनेगा, ठीक है। जो ये एंगल जो है ना, इसी एंगल को हम लोग अक्षांश बोलते हैं, और इसी को जो है हम लोग एक सर्कल में दिखाते हैं, उसी को हम लोग अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहते हैं। तो नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध में 9 बना, उत्तरी गोलार्ध में 9 बना, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 9 नहीं 90 बना, और साउथ हेमिस्फीयर में भी 90 बना। तो ये 90 बना। और एक देखिए ये 0 डिग्री वाला अक्षांश रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर भी एक अक्षांश है। तो टोटल अक्षांश की संख्या हो गया 181, 181, ठीक है। तो अक्षांश का संख्या तो जान गए हम लोग कि अक्षांश का संख्या हम लोग कैसे मापते हैं और अक्षांश का संख्या कितना होता है और अक्षांश क्या होता है, इससे हम लोग समझ गए। तो अक्षांश बेसिकली क्या है? एंगल में नापा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में हमने लिख रखा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जिसके बारे में पढ़ना भी होता है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन कौन हो गया? देखिए ये तो हमारा है इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ये होता है जो 0 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक है। इसके बाद एक पैरेलल लाइन इससे क्या होगा, वो 1 डिग्री अक्षांश बना रहा होगा। इसके बाद एक और पैरेलल लाइन गया होगा, वो 2 डिग्री अक्षांश बना रहा होगा। इस तरह से बहुत सारा अक्षांश ऊपर बन रहा होगा, बहुत सारा अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध में बन रहा होगा, बहुत सारा अक्षांश जो है दक्षिणी गोलार्ध में बन रहा होगा, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री पे बना होगा उस अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसी तरह से जो अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे बना होगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त भी बोल लेते हैं, या फिर जो है इसको सिर्फ हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही चीज बोलते हैं, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त ही बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं इक्वेटर से, तो ये इक्वेटर हमारा है, ठीक है। इस इक्वेटर से अगर हम नीचे आते हैं, इस इक्वेटर से नीचे आते हैं तो एक 23.5 डिग्री साउथ में, तो 23.5 डिग्री साउथ में भी हमारा एक रेखा बन रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। उसके और नीचे आते हैं 66 डिग्री साउथ में, तो हमारा जो है एक अंटार्कटिक वृत्त बनता है, अंटार्कटिक रेखा बनता है। तो इस तरह से हम जो है ना कुछ महत्वपूर्ण रेखा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इससे जो है हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र का क्या क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, अक्षांश से हम लोग को सिर्फ यही नहीं पता चलता है कि लोकेशन क्या होगा अर्थ पे, ये भी पता चलता है कि किस क्षेत्र का, किस एरिया का क्या क्लाइमेट होगा, वहाँ पे हीट कैसा होगा, सनलाइट वहाँ पे कैसे पड़ रहा होगा, वहाँ पे हीट का जो डिफरेंस है पूरा अर्थ में किस ढंग से है, इस अक्षांश रेखा से हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। अब जो 1 डिग्री, देखिए अक्षांश रेखा क्या है ना, पैरेलल जाता है,
लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है अक्षांश रेखा ना, वैसे वैसे क्या होता है, अक्षांश रेखा छोटा होता जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अर्थ का सेंटर ये है, तो सेंटर पे सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस सर्कल बनेगा, तो जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा वही तो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होगा। तो इसलिए इक्वेटर का विषुवत रेखा जो है हमारा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो देखिए छोटा होता जा रहा है सर्कल, छोटा होता जा रहा है सर्कल। तो जब छोटा सर्कल होता जा रहा है तो अक्षांश रेखा भी छोटा होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अक्षांश रेखा जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है, अक्षांश रेखा इसके पैरेलल, ये अक्षांश रेखा इसके पैरेलल, ये अक्षांश रेखा इसके पैरेलल, यानी इक्वेटर के पैरेलल है या फिर ये दोनों आपस में भी पैरेलल है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा समानांतर होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे का, ठीक है। अब जो है अक्षांश रेखा जो है उसके बीच का जो एरिया होता है, किसी भी अक्षांश रेखा के बीच का एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कटिबंध या जोन, ठीक है। इस अक्षांश रेखा के जो बीच का एरिया होता है उसको हम लोग जोन बोलते हैं या कटिबंध बोलते हैं, ठीक है, जोन या कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। अब जो है दो अक्षांश रेखा मतलब जिसके बीच में एक डिग्री के बाद, जैसे 1 डिग्री है उसके बाद 2 डिग्री पर अक्षांश रेखा बनता है, मतलब 1 डिग्री का गैप पे अक्षांश रेखा बनता है। अगर मान लीजिए कि 2 अक्षांश रेखा बनाना है हमको, तो हम लोग 1 डिग्री करके 1 डिग्री करके गैप करके बनाते हैं, ठीक है। तो जो 1 डिग्री के गैप का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर, माने 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया एक बात। और अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखा जो है वो कैसे क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट के बारे में कैसे हम लोगों को पता चलता है, किसी एरिया क्लाइमेट के बारे में कैसे पता चलता है अक्षांश रेखा से, कहाँ पे हीट ज़्यादा होता है कहाँ पे हीट कम होता है, ये हम अक्षांश रेखा से जानेंगे। तो इसको जानने से पहले ये जानेंगे ना कि हमारा जो सन है वो जो है कहाँ कहाँ चमकता है, मतलब हमारा सन है जो स्ट्रेट कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा सन जो है वह स्ट्रेट जो है इक्वेटर में पड़ता है, ठीक है, मतलब सन इक्वेटर के पैरेलल आ सकता है। उसके बाद सन जो है ना मैक्सिमम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक स्ट्रेट पड़ता है सन का लाइट, उसके बाद तिरछा लाइट पड़ने लगता है, ठीक है। तो सन का जो लाइट है वो मैक्सिमम कर्क रेखा तक स्ट्रेट पड़ता है, और उसके बाद नीचे में जो है अगर दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो मकर रेखा तक सन का लाइट जो है स्ट्रेट पड़ता है। इसके बीच में हर वो पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कोई भी अक्षांश होगा उस पे सन का लाइट जो है स्ट्रेट पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर जो है तिरछा पड़ेगा, इसके नीचे भी तिरछा पड़ेगा, यानी मैक्सिमम सन लाइट जो स्ट्रेट है यहाँ आ सकता है मकर रेखा तक दक्षिणी गोलार्ध में, और जो है उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो सन है वह स्ट्रेट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा तक पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर सन का लाइट स्ट्रेट पड़ रहा होगा ना तो ये एरिया गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि सन का लाइट जहाँ स्ट्रेट पड़ेगा वहाँ तो गर्म होगा, जहाँ सन का लाइट तिरछा पड़ेगा वहाँ हीट कम जाएगा, लाइट कम जाएगा, इसलिए वहाँ पर जो है उतना गर्मी नहीं होगा जितना गर्मी जो है हमारा इस एरिया में होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये एरिया जो है सबसे गर्म एरिया हो जाता है, गर्म एरिया वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो ये एरिया है उत्तरी गोलार्ध वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया उत्तरी गोलार्ध का ये एरिया जो है इक्वेटर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया जो है इसको बोलते हैं उत्तरी उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी उष्ण कटिबंध, ठीक है, और इंग्लिश बोलते हैं टोराइड जोन। इसके नीचे का जो एरिया होगा ये एरिया होगा, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी उष्ण कटिबंध, मतलब हो गया जोन, और उष्ण मतलब हो गया गर्म, ठीक है। तो दक्षिणी उष्ण कटिबंध ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा टोराइड जोन है, इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी टोराइड जोन बोलते हैं, लेकिन ये जो है उत्तरी उष्ण कटिबंध हो गया, और इक्वेटर से जो नीचे आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आया उसको दक्षिणी उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये एरिया और ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है गर्म एरिया होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं, तो हमारा सन जो है जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे थोड़ा गर्म होगा, यहाँ पे थोड़ा गर्मी होगा, लेकिन हमारा सन जैसे धीरे नीचे आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ठंडा होगा, ठीक है। सनलाइट जो है तिरछा पड़ा, स्ट्रेट तो पड़ नहीं रहा था, इतना हीट तो नहीं होगा, लेकिन हीट होगा, यहाँ पे हीट होगा, लेकिन इससे इस एरिया से कम हीट होगा, लेकिन गर्मी होगा यहाँ पे। लेकिन जब सन नीचे आ रहा है तो और तिरछा पड़ रहा होगा, तिरछा पड़ रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होगा। तो यहाँ पे क्या गर्मी और ठंडा दोनों है, उष्ण भी है और शीत भी है, इसलिए बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण भी और शीत भी, ठीक है। तो आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो एरिया है ना
उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, उस तरह से अगर हम नीचे आएंगे तो मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा का बीच का जो एरिया है वो, उसमें ठंड भी पड़ेगा और गर्मी भी पड़ेगा, गर्म एरिया भी रहेगा और ठंड एरिया भी रहेगा। ठीक है, तो गर्म और ठंड दोनों एरिया रहेगा, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध, मतलब कि टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ शीत भी रहेगा, उष्ण भी रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर था तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म लाइट जो है थोड़ा कड़ा था, सन का लाइट थोड़ा कड़ा था, तो यहाँ पे गर्म एरिया बन रहा था, गर्म क्षेत्र बन रहा था। यहाँ पे जब सन का लाइट था तो यहाँ पे लाइट थोड़ा सा तिरछा ही पड़ रहा था, लेकिन थोड़ा तीखा पड़ रहा था, तो यहाँ पे गर्म क्षेत्र बन रहा था। लेकिन ये क्षेत्र जो है यहाँ भी सन रहेगा तो ये बहुत दूर हो जाएगा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र पर ना लाइट जो है, हीट जो है, सन का हीट जो है कम आएगा, इस क्षेत्र में सन का हीट कम आएगा। तो ये दोनों एरिया क्या है, ठंडा एरिया रहता है, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध और फ्रिज जोन। ठीक है, ये दोनों एरिया को। ठीक है, अब ये हम लोग जो है ये देखेंगे कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही स्ट्रेट लाइट क्यों देता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही स्ट्रेट लाइट क्यों देता है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही स्ट्रेट लाइट क्यों देता है, या फिर इक्वेटर पे स्ट्रेट लाइट क्यों देता है, इसके ऊपर क्यों नहीं देता है, तिरछा लाइट क्यों देता है, इसके विषय में एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप लोग जानेंगे। एक दो 4-5 दिन के अंदर हम लोग वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो उसमें आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ यही जानिए कि हमारा जो सन है वो स्ट्रेट जो है, डायरेक्ट लाइट जो है, परपेंडिकुलर लाइट जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंडिया पे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इंडिया पे आते हैं। चलिए इंडिया का एक थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं। ये भारत। ठीक है, भारत खिलौना बन गया, लेकिन ये भारत ही है। ठीक है, तो भारत में क्या है ना, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, और ये 8 स्टेट से गुजरता है, भारत के 8 स्टेट से। गुजरात हो गया, उसके बाद जो है आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब जो है स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब मध्य प्रदेश वगैरह स्टेट से गुजरता है। ठीक है, तो 8 स्टेट से गुजरता है। तो जो सन है जब यहाँ पे रहेगा तो ये क्या होगा, 21 जून होगा। ठीक है, जब सन यहाँ पे रहता है तो होता है 22 जून को सन यहाँ पे आता है, 22 दिसंबर को सन यहाँ पे आता है। और जब सन इक्वेटर पे आता है तो इक्वेटर पे सन 2 बार आएगा। एक बार तो सन जब जो है इधर जा रहा होगा तो यहाँ से रिटर्न करेगा तो इक्वेटर पे आएगा, फिर इधर जा रहा होगा यहाँ से रिटर्न करेगा तो इक्वेटर पे आएगा, तो 2 बार आता है। तो एक बार जो सन है ना 21 मार्च और एक बार 23 सितंबर को इक्वेटर पे आता है सन। ठीक है, तो ये सन ऐसा आता है। तो जब सन कर्क रेखा पर होगा तो भारत में क्या होगा, अब सन इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, एकदम स्ट्रेट सन यहीं पड़ रहा है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो जब सन यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रहा होगा ना तो उस दिन ना दिन लंबा होगा, दिन काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि सूर्य का किरण ना जब काफ़ी देर तक भारत पर रहेगा, यानी कि भारत पे क्या काफ़ी देर तक है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, मतलब 15-16 घंटा रहता है, जबकि 24 घंटा का रात दिन होता है, उसमें 15 घंटा 16 घंटा जो है सन जो है वो जो है यहाँ पे मतलब सन का लाइट रहता है। तो उस दिन जो है ना सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को जो है ना डे क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा डे होता है। ठीक है, और जब ये सन जो है यहाँ आ जाता है, जब यहाँ पे सन आ जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा इससे, तो क्या यहाँ पे सन का हीट कम जाने लगेगा, तो इसी कारण क्या होगा, यहाँ पे ठंडा होगा, यानी कि ठंडा कब रहता है, नवंबर दिसंबर के महीना में। तो ये 22 दिसंबर को यहाँ पर सन पहुँचता है, तो 22 दिसंबर क्या यहाँ से लाइट वहाँ पे इसके नीचे जा नहीं सकता, नहीं तो और छोटा दिन हो जाता, तो यहीं तक जाता था। यहाँ से जो लाइट जा रहा होगा ना, सबसे कम लाइट दिन भर में सबसे कम लाइट यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे दूरी पर सन है अभी मतलब भारत से। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे कम लाइट जा रहा होगा, तो सबसे कम लाइट जा रहा होगा तो सबसे लाइट के कारण तो दिन होता है। ठीक है, तो सबसे कम लाइट जा रहा होगा तो सबसे छोटा दिन हो रहा होगा। तो जब 22 दिसंबर को ना वो डे क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, डे छोटा होता है। अब जो है सन जब इक्वेटर पर रहेगा तो इक्वेटर पर रहेगा तो इक्वेटर पे क्या सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे इधर आइएगा तो गर्मी जो है कम तो जाएगा, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो सन यहाँ पे है। अब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस है जो मतलब थोड़ा सा मतलब कह लीजिए एक तरह से कि एक मतलब नॉर्मल डिस्टेंस है। यहाँ से जो सन का किरण जा रहा होगा वो जो है इतना जा रहा होगा कि मतलब कि यहाँ पर लाइट जो है 12 घंटा तक के रह जाता होगा। तो ऐसा 2 बार होता होगा, तो 12-12 घंटा का दिन और रात होता है, यानी कि डे और नाइट बराबर होता है। एक तो मार्च में होता है ऐसा
यहाँ से सन यहाँ आने में 3 महीना लगाता है, यहाँ से यहाँ आने में 3 महीना लगाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीना लगाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीना लगाता है। तो यहाँ एक बार मार्च में आता है और एक बार सितंबर में आता है, 2 बार सन आता है, ठीक है। तो एक बार 21 मार्च को आता है, तो 21 मार्च को क्या होता है, बसंत ऋतु। सितंबर में आता है, ठीक है, 23 सितंबर को आता है, तो ठीक है, उस टाइम क्या है हमारा बरसात रहता होगा, ठीक है। तो 2 टाइम में बरसात खत्म होने वाला रहता है। तो 2 टाइम में क्या है ना, हमारा जो वर्ष में 2 दिन ऐसा होता है ना कि हमारा जो है दिन और रात बराबर होता होगा, और वो तारीख होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, और जो बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है, और जो सबसे छोटा दिन होता है यहाँ भारत में वो 22 दिसंबर को होता है। तो ये हम लोग जान गए। अब एक चीज़ और जानना है हम लोग को कि ये जो एंगल जो है जो जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री का एंगल पे क्यों स्टडी करते हैं। तो देखिए ये है हमारा वो, अब यहाँ पे ना अर्थ एक बना हुआ गोला, ठीक है, ये अर्थ एक बना हुआ गोला, ठीक है, चल नहीं रहा, अर्थ गोला बना हुआ। इस गोला का जो एक्सिस है ऐसे है, सॉरी, ठीक है, गोला का एक्सिस ऐसे है। तो ये जो एक्सिस है गोला का, वो इससे जो है 23 अर्थ का जो एक्सिस है वो झुका हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर से कितना 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, और इससे कितना झुका हुआ 66.5 डिग्री, ठीक है। इसीलिए 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री को यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करते हैं मतलब मुख्य रेखा के रूप में, ठीक है। तो होप आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी मेरे से गलती रह गया होगा उसका सुधार भी करेंगे उस कमेंट में, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।